हेलो बच्चों, एक बार फिर से तैयार हैं आप सब लोग। PYQ सीरीज नीट के क्वेश्चंस करते हैं, वो भी चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है, सोल्यूशन। और आज के ये टॉपिक्स हैं जिनके हम सवाल कहीं ना कहीं आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो इंतजार किस बात का, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल जो कि आज के टॉपिक्स पे बेस्ड है। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए और ध्यान से इसे सॉल्व कीजिए। पढ़ लिया सभी लोगों ने? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ए कंपोनेंट का और पार्शियल वेपर प्रेशर बी कंपोनेंट का दिया। मान लीजिए कुछ इस तरीके से आपका एक सोल्यूशन है जिसमें ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट दोनों अवेलेबल हैं। ए कंपोनेंट की वजह से जो प्रेशर है वो कितना प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमें यही पी ए लेके चलना होगा। और बी के लिए इन्होंने पी बी बोला हुआ है, मतलब ये पी ए ये पार्शियल वेपर प्रेशर है ए कंपोनेंट की वजह से इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, वेपर फेज में। और जो बी कंपोनेंट की वजह से पार्शियल वेपर प्रेशर है वो आपका पी बी, ठीक है। अब आगे सवाल कहता है कि भाई एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें काई ए रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, मतलब ए कंपोनेंट का इसके अंदर जो मोल फ्रैक्शन है वो काई ए है, तो इसका मतलब जो बी कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, काई बी। तो अब हमसे पूछा है कि टोटल प्रेशर बताओ इनमें से कौन सा है। तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बनाना है। तो देखिए लॉजिकली अगर देखा जाए तो इस पूरे सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा तो वो क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर PT इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ड्यू टू ए कंपोनेंट PA और वेपर प्रेशर ड्यू टू B कंपोनेंट PB, ठीक है। तो दोनों की पार्शियल वेपर प्रेशर्स को अगर जोड़ा जाएगा तो हमें इस सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर मिल जाएगा। अब क्योंकि ये आइडियल सोल्यूशन है तो इसका मतलब आप क्या करें, आप राउल्ट्स लॉ यूज करें। यूजिंग राउल्ट्स लॉ, तो क्या कहता है राउल्ट्स लॉ, किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन में वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है किस पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू में क्या आएगा, प्योर फॉर्म में, प्योर स्टेट में उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ड्यू टू बी कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, इट इज पी नॉट बी इनटू बी, ठीक है। सो ये जो आपके नॉट वाले पार्ट है ये प्योरिटी के साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि प्योर कंपोनेंट अगर ए है तो उस केस में उसका प्योर ये वेपर प्रेशर और बी कंपोनेंट का प्योर फॉर्म में पी नॉट बी वेपर प्रेशर। अब दोनों की वैल्यू उठाओ और इस फॉर्मूले में डाल के अपना आंसर निकाल लो। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पी ए की जगह लिख सकते हैं पी नॉट ए ये, और इसकी जगह फिर ये लिखेंगे पी नॉट बी और ये काई। डन। अच्छा, सो लॉजिकली आपको पता है जैसा कि काई ए और काई बी दोनों का सम, दोनों की मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है बच्चों, 1। तो इस हिसाब से आप क्या करते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे काई बी लिख सकते हैं, ठीक, प्लस पी नॉट बी काई बी। डन। बस सॉल्व कर दे, इसे हो गया। सो इट इज पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी प्लस पी नॉट बी काई पी नॉट ए। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो आप काई बी कॉमन ले लें और पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए ये लीजिए। तो ये हुआ आपका फॉर्मूला। अब हो सकता है कि यहाँ पे आपने काई ए की जगह वैल्यू प्लेस की है तो ऑप्शन में आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरा ये कि हो सकता है कि काई बी की जगह हमने वैल्यू चेंज की होती, तो अगर काई बी की जगह हम 1 माइनस काई ए रखते तो ये फॉर्मूला कुछ अपनी तरफ से बना देते हैं। इसको PT चेंज कहाँ आएगा, इस जगह पे आपका पी नॉट बी आएगा, ठीक, इस जगह काई बदल दीजिए, ठीक है, और फिर उसके बाद चेक कर लीजिए यहाँ पे काई ए और इस जगह पे आपका सॉरी पी नॉट ए पी नॉट बी, ठीक बच्चों। तो एक बार अब चेक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, इसके लिए चेक करें आराम से और क्वेश्चन में देखें कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है। सो ऑप्शन नंबर चेक करें डी, यहाँ पे डी आपका बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, ठीक। दिस इज पी नॉट बी प्लस काई ए पी ए माइनस पी बी। एक बात का ध्यान रखें, इन्होंने यहाँ पे प्योर, ये जो आपके नॉर्मली हम लोग
ये पार्शियल वेपर प्रेशर यूज करते हैं ना, इन्होंने यहाँ पे इन्हें प्योर कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे इन्हें प्योर कंसीडर किया है, तो उस हिसाब से ये वाला आंसर आपका मतलब जो डी ऑप्शन है वो ठीक आ रहा है, ठीक। और जबकि ये एक्चुअल में जो प्योर स्टेट वाले होते हैं वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और पार्शियल प्रेशर को इस तरह। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आप इसे ध्यान से लिख लीजिए। चलिए बच्चों, तो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से पढ़िए, छोटा सा न्यूमेरिकल है और 2005 का क्वेश्चन है ये, ठीक है बच्चों। तो आप सबने क्वेश्चन को पढ़ लिया, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि एक सोल्यूशन है बच्चों जिसमें पेंटेन और हेक्सेन मिलाकर के सोल्यूशन बनाया हुआ, मतलब इसमें पेंटेन और हेक्सेन मिलाकर के एक सोल्यूशन बनाया हुआ, ठीक। साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि पेंटेन और हेक्सेन का जो रेशो है बाय मोल वो 1:4 है, यानी कि पेंटेन और हेक्सेन 1:4 पार्ट्स में पड़े हुए। कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर हाइड्रोकार्बन्स आर एट 20 डिग्री सेल्सियस फॉर 40 फॉर द पेंटेन एंड 120 फॉर द हेक्सेन। तो चलिए लिख देते हैं प्योर स्टेट में इनके वेपर प्रेशर। तो मान के चल लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि पेंटेन को मैं ए कंपोनेंट मान रहा हूँ और हेक्सेन को मैं बी कंपोनेंट कंसीडर कर रहा हूँ, तो फटाफट हो जाएगा। तो पेंटेन का प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है बच्चों वो दे रखा है 440 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और जबकि जो बी कंपोनेंट का दिया है वो दे रखा है 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक। द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज वुड बी, यानी पेंटेन का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछा है। अब आपको शायद बहुत अच्छे से याद होगा, वेपर फेज में हम कंपोनेंट को मतलब मोल फ्रैक्शन को कुछ वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और लिक्विड फेज में काई से, याद है बच्चों। तो इसी तरीके से बिल्कुल, तो ये चीज़ हमें निकालनी, ये हमारा टास्क। क्लियर, स्टार्ट करें बच्चों, तो देखो ध्यान से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि बाय मोल्स अगर रेशो की बात करें तो 1:4, यानी कि कहने का मतलब है कि टोटल मोल्स कितने हैं बच्चों, टोटल मोल्स हैं 1 + 4 इट इज 5। इस हिसाब से इस सिस्टम के अंदर पेंटेन का मोल फ्रैक्शन कितना है, पेंटेन का मोल फ्रैक्शन कितना है, इट इज 1/5, जबकि आपका हेक्सेन क्या रहेगा बच्चों 4/5, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखते हैं कि वेपर फेज में अगर हमें कॉम्पोजिशन निकालना है तो आपको याद होगा डाल्टन्स लॉ यूज करते हैं। कैसे डाल्टन्स लॉ लिखते हैं, देखो अगर मुझे ए कंपोनेंट का निकालना है तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इनटू टोटल। ये तरीका हमें यूज करना पड़ेगा, मतलब YA अगर मुझे निकालना है तो PA/PT करना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ड्यू टू ए कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल, तो हमारे पास ना तो पार्शियल वेपर प्रेशर ए है और ना ही PT है, तो सबसे पहले हमें रॉल्स लॉ लगा करके ये कैलकुलेट करना चाहिए। सो PA कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग राउल्ट्स लॉ, ठीक है बच्चे, यूजिंग राउल्ट्स लॉ। चलो कैलकुलेट करते हैं। सो P0A इंटू काई ए, ये रह जाएगा आपका P0A कितना दिया है, ये प्रोवाइड कर रखा है, ठीक, 440 इंटू काई ए 1/5। सॉल्व करें इसे तो ये आपका हो जाएगा 8, ठीक, और ये 8 इतना हो जाएगा, ठीक। अच्छा, साथ ही साथ PB निकालें, P0B काई B, तो ये रहेगा आपका 120 4/5, ये रहेगा आपका 5 और ये 24 पे जाएगा और ये 16 और ये 96, ये लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार, ठीक बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। हाँ बच्चों, तो ठीक है, आपने चेक कर लिया तो हो गया ये हमारा काम। अब यहाँ से हम टोटल निकालें अगर, तो PT क्या होगा 88 + 96, तो देखिए कितना बैठेगा ये आपका 9 6 8 4 और ये हो गया आपका 8 और 9, देखिए ध्यान से ये होगा 184, ध्यान से चेक करें। और अब यूजिंग दिस रिलेशन आप देख लीजिए आपका आंसर क्या आता है, फटाफट कैलकुलेट कीजिए।
पी ए कितना है आपका 88 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 184। तो बस आपका यहाँ वाला पार्ट रह जाता है, जल्दी से डिवाइड करें और अपना आंसर मैच कर लें। हाँ बच्चों, तो आपने सही डिवीजन जब आप करेंगे तो ये करीब है 0.478 समथिंग, मतलब कैलकुलेट किया हुआ है। सो 0.478 चेक कर लीजिए, ठीक। तो ये इस तरीके से पूरा प्रोसीजर था आंसर कैलकुलेट करने का। अच्छे से आप एक बार रिवाइंड कर लें, देख लें, और उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा बच्चों आपका अगला सवाल। बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए ध्यान से पढ़ के, कुछ ही सेकंड्स में सवाल हो जाएगा आपका। और ऐसे ही क्वेश्चंस जो है आपको नीट में सिलेक्शन दिलवाएंगे, ठीक। बच्चों आपने सवाल पढ़ लिया, चलिए देखिए लिखा हुआ है द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो जैसे ही पॉजिटिव डेविएशन लिखा मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं रॉल्स लॉ से ज्यादा वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर हाइयर होगा। और वेपर प्रेशर किस केस में ज्यादा होता है? जिनमें पार्टिकल्स के बीच यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो कमजोर होती है, ठीक है। ए और बी के बीच जो बॉन्डिंग है वो कैसी होगी? वीक बॉन्डिंग होगी, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट। अब देख लीजिए कौन सा पार्ट इसमें है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच बॉन्डिंग खराब यानी वीक होने वाली है। तो सबसे पहले देखें तो फर्स्ट वन इथेनॉल और एसीटोन। भाई इथेनॉल और एसीटोन की अगर बात करें तो इनके अर्लियर जो बॉन्डिंग होती है वो इनकी क्रॉस बॉन्डिंग से ज़्यादा अच्छी होती है। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के, साथ ही साथ आइडियल सोल्यूशन के। तो एसीटोन और इथेनॉल के बीच ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है, जबकि इथेनॉल में जहाँ अल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो एसीटोन उसे और डिस्टर्ब कर देता है यानी ब्रेक कर देता है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन पहला ही यहाँ पे सुटेबल है। फिर उसके अलावा देखते हैं बी ऑप्शन, बेंजीन और टोल्यूम दोनों आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। बेंजीन और टोल्यूम दोनों आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। अगला है हमारे पास एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। भाई एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की बात करें तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। देखिए एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है बच्चों। तो ये कौन सा डेविएशन शो करता है? ये आपका नेगेटिव डेविएशन शो करता है। ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है, मतलब ये यहाँ पे नहीं होगा। लास्ट डी ऑप्शन है क्लोरो इथेन और आपका ब्रोमो इथेन। ये वाला केस भी आइडियल सोल्यूशन का है, तो ये नेगेटिव बना रहा है, ये आइडियल, तो आपका आंसर है पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है बच्चों, तो इसे सॉल्व करें जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों ये देखिए सवाल आपके सामने, बहुत ही प्यारा सवाल है। फॉर एन आइडियल सोल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, चलें स्टार्ट करें क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एन आइडियल सोल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज। अब भाई हमको पहले तो देखना चाहिए कि आइडियल सोल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते थे। तो भाई आइडियल सोल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक ये होते हैं कि सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो बॉन्डिंग होती है वो बिल्कुल सोल्यूट और सोल्यूट जैसी और सॉल्वेंट के बीच की बॉन्डिंग जैसी होती है ना। तो और दूसरी बात अगर यहाँ पे देखें, डेल्टा एच मिक्सिंग किसके बराबर होता है? 0। डेल्टा वी मिक्सिंग किसके बराबर होता है? 0। और अगर और भी पैरामीटर की अगर आप बात करें तो फ्री एनर्जी चेंज, भाई फ्री एनर्जी ऑन मिक्सिंग लेस देन 0 होती है, क्योंकि डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस है, लेस देन 0 यानी नेगेटिव होगी। साथ ही साथ अगर आप एंट्रोपी की भी बात करना चाहते हैं, सो एंट्रोपी जो है ऑन मिक्सिंग क्या रहने वाली है? ग्रेटर देन 0। भाई ग्रेटर देन 0 क्यों? एंट्रोपी इंक्रीज होती है, क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ जाएगा। आप प्योर सोल्यूशन प्योर कंपोनेंट्स को मिला रहे हो, ठीक है, तो जब मिक्सचर बनता है तो एंट्रोपी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो अब जरा चेक कर लेते हैं और समझते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। सो पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि लेस देन 0 होना चाहिए डेल्टा जी मिक्सिंग, और बी ऑप्शन भी नहीं होगा ग्रेटर देन 0, और मिक्सिंग आपकी डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो इक्वल टू 0 है, जबकि ऑप्शन में इन्होंने नॉट इक्वल टू दे रखा, मतलब सी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका आता है, डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो 0। इसका मतलब डी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए बच्चों, तो एक्साइटेड अगले सवाल के लिए? वेरी गुड। तो ये रहा आपका अगला सवाल जो नीट 2019 का बड़ा ही प्यारा सवाल है, कुछ ही सेकंड्स में देखो कर पाओगे आप लोग। चलें स्टार्ट करें। द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप।
पढ़ लिया सभी ने? चलिए तो ऑप्शन देखते हैं भाई। मैक्सिमम बॉइलिंग एजेड्रॉप, सबसे पहले आप ऑप्शन देखने की बजाय ध्यान से देखेंगे कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजेड्रॉप में क्या कुछ केस होता है। तो सबसे पहला जो जनरल बेसिस पे आपने पढ़ा है कि भाई मैक्सिमम बॉयल का मतलब हुआ यहाँ पे जो ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। सो बेसिकली ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होने वालों में वेपर प्रेशर कम होता है, और वेपर प्रेशर डाउन केस में होता है नेगेटिव डेविएशन वाले केस में, है ना। जो नॉन आइडियल सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ शो करते हैं उनका वेपर प्रेशर कम होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट उनका ज़्यादा। अब इनमें से आपको देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो आप देखिए सभी एग्जाम्पल, और इनमें देखो ए ऑप्शन हेप्टेन ऑक्टेन आइडियल सोल्यूशन का है। बी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वाटर और नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। नाइट्रिक एसिड दिया हो, HCl दिया हो, H2SO4 दिया हो, जितने भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन करते हैं पानी के साथ, मतलब ये ऑप्शन पॉसिबल है। इसके बाद इथेनॉल वाटर पॉजिटिव डेविएशन शो करता है बच्चों, और एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड भी पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो आप समझ चुके होंगे कि कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड नेगेटिव डेविएशन शो करता है, दैट मींस इट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजेड्रॉप। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलें बच्चों, तो ये रहा आपका अगला सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है, जल्दी से ट्राई करें। ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है नीट का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रेडी बच्चों, सवाल में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अ सोल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट ए एंड बी एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो फिर से एक बार जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पहले क्वेश्चन के थ्रू अपना आंसर समझ लें कि क्या कुछ हो सकता है। तो बोला है कि ए और बी कंपोनेंट मिलाए गए हैं और एक सोल्यूशन बनाया, और वो सोल्यूशन क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो फिर से समझते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन जो होते हैं वो जनरली ऐसे हैं जो राउल्ट्स लॉ से ज़्यादा वेपर प्रेशर शो करेंगे, पॉजिटिवली डेविएट होते हैं, यानी ये सोल्यूशन जो है इसका ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा एज कंपेयर टू द आइडियल बिहेवियर। अब ज़्यादा वेपर प्रेशर कब होगा? जब ए और बी के बीच का जो बॉन्ड है ये कमज़ोर होगा, ये वीक होगा, है ना, ये वीक बॉन्ड होगा बच्चों, तभी ज़्यादा से ज़्यादा वेपराइजेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो किससे कमज़ोर होगा? ए बॉन्ड से और बी बॉन्ड से। ठीक है, और बाकी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है पॉजिटिव डेविएशन का। डेल्टा H मिक्सिंग जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, डेल्टा V मिक्सिंग जो है आपका वो भी आपका इस केस में क्या होता है? ग्रेटर देन 0। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इनके बेसिस पे आप सीधे ही पता लगा सकते हैं। चलिए एक एक करके इनका ऑप्शन पढ़ते हैं और समझते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो दे रखे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं AA एंड BB आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ AB। तो भाई ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं कि ये स्ट्रॉन्गर हैं AB के कंपैरिजन में। तो ए ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल है जो आपका पॉजिटिव डेविएशन के लिए बता रहा है। दूसरा डेल्टा H मिक्सिंग 0 बिल्कुल नहीं है। तीसरा आपका डेल्टा V मिक्सिंग 0 भी, ये भी नहीं है। और लास्ट केस में उसका उल्टा लिखा हुआ है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन AA एंड BB आर इक्वल, जो कि आइडियल के केस में होता है। मतलब हमारा सही ऑप्शन ए ही है, इसको लॉक कर दिया जाए। चलिए बच्चों, तो अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत अच्छे से सवाल को कीजिए और बड़ा अच्छा सवाल है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए। पढ़ लिया सभी ने? चलिए तो बच्चों बोर्ड पे देखो, आप लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सोल्यूशन। इनमें से आइडियल सोल्यूशन के लिए कौन सी टर्म इनकरेक्ट है, मतलब कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार रिवाइंड कर लेते हैं कि जो आइडियल सोल्यूशन है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, मतलब क्या क्या क्वालिटीज थी उनके अंदर। तो उसमें हमने देखा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ए और बी, मतलब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, वो लगभग बराबर होता है ए और बी के बीच। ठीक है, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि आइडियल सोल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है हर एक कंपोनेंट का, वो कहीं ना कहीं रॉल्स लॉ को फॉलो करते हुए ये रिलेशन शो करते हैं। मतलब ये रिलेशन जो है वो बिल्कुल फॉलो करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बता दें कि जो प्रेशर होता है, जब आप
आइडियल से जो ये रॉल्स लॉ को फॉलो करते हुए, यानी कि इससे जब वेपर प्रेशर कैलकुलेट करोगे और जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है तो उसमें क्या है, दोनों सिमिलैरिटी आती है। मतलब ऑब्जर्व्ड प्रेशर, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉल्स लॉ, फ्रॉम रॉल्स लॉ बराबर होते हैं। तो अब बराबर होंगे तो आगे देखेंगे क्या कुछ केसेस होगा इसमें भी। साथ ही साथ देखा जाए तो आप सबको पता है कि वॉल्यूम कोई चेंज नहीं होता। साथ ही साथ इंटरनल एनर्जी की भी बात अभी करता हूँ, और साथ ही साथ डेल्टा एच मिक्सिंग की भी बात करता हूँ, ताकि ये वाला सोल्यूशन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिल जाए। आपको पता है कि ना तो एनर्जी कंज्यूम होती है ड्यूरिंग मिक्सिंग और ना ही इवॉल्व होती है, तो ऐसे कि इसमें एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट, मतलब चेंज क्या रहेगा, जीरो। तो सेम इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी, जीरो। ना तो एनर्जी लॉस हुई है ना सिस्टम ने गेन की है। नेक्स्ट केस भाई इसका होता है डेल्टा जी मिक्सिंग, दैट इज लोअर देन जीरो, क्योंकि स्पॉन्टेनियस यहाँ पे सॉलिबिलिटी है, मिक्सिंग है। और लास्ट केस ये रहेगा एंट्रोपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, चाहे वो आइडियल सोल्यूशन हो या वो नॉन आइडियल, क्योंकि मिक्सिंग के दौरान रेंडमनेस बढ़ जाती है। अब ये सारे कैरेक्टर्स हो गए सामने आपके लिखे, अब इनको देखते हुए आप अपना ऑप्शन चूज कर लें। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, जो आइडियल सोल्यूशन फॉलो करते हैं। सेकंड ऑप्शन ठीक है, जो आइडियल सोल्यूशन फॉलो करते हैं। थर्ड ऑप्शन देखा जाए तो भाई ऑब्जर्व्ड प्रेशर और टोटल प्रेशर, ऑब्जर्व्ड और जो टोटल कैलकुलेटेड है रॉल्स लॉ, दोनों बराबर है। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा बच्चों, जो दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे, ठीक है, वो क्या रहेगा, जीरो। जो डिफरेंस निकालो, चाहे तो ऑब्जर्व्ड माइनस टोटल करो या फिर टोटल माइनस ऑब्जर्व्ड, ठीक है, तो ये कैसा रहेगा, जीरो आएगा। और लास्ट केस में दे रखा है कि फ्री एनर्जी चेंज जीरो है, जबकि फ्री एनर्जी चेंज होनी चाहिए लेस देन जीरो। तो ऑप्शन डी जो है बच्चे वो यहाँ पे इनकरेक्ट शो किया हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन डी हमारे लिए तो करेक्ट है, बट इसकी क्वालिटी को मैच नहीं कर रहा। तो अगले सवाल पे चलते हैं, इसको नोट कर लो। तैयार बच्चों, अगले सवाल के लिए ये रहा आपका अगला सवाल। थोड़ा पेशेंस के साथ सवाल पढ़िएगा, काफी लेंथी है। चलो बच्चों, आपने अगर सवाल पढ़ लिया हो तो मैं भी पढ़ता हूं और ऑप्शन चूज करते हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेपर ओवर एन आइडियल 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन इज करेक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि एक सोल्यूशन बनाया गया बच्चों, ठीक है, एक सोल्यूशन बनाया गया बेंजीन और टॉलिन को मिलाकर, ठीक है, और इनका 1:1 पार्ट, यानी कि दोनों के सेम पार्ट ऐड किए गए, ठीक है। 1:1 का मतलब यहाँ पे हुआ इक्विमोलर कह सकते हैं, इनके सेम अमाउंट इसमें ऐड किए गए, ठीक, सेम अमाउंट ऐड किए, 1:1 पार्ट। तो आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, सॉरी इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। और जबकि हमें इंफॉर्मेशन और दी है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे जब इनके टेम्परेचर, जब इनके प्रेशर्स को देखा गया, तो वेपर प्रेशर फॉर बेंजीन, यहाँ लिखता हूँ, वेपर प्रेशर जो है बच्चों वो बेंजीन का दिया हुआ है, बेंजीन का इन्होंने प्रोवाइड किया है 12.8 किलो पास्कल, ठीक है। और वेपर प्रेशर जो टॉलिन का बच्चों दे रखा है इन्होंने, वो प्रोवाइडेड है 3.85 किलो पास्कल। अब आगे हमें ये देखना है कि इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट ऑप्शन है इस इंफॉर्मेशन के लिए। तो जरा देखते हैं। सबसे पहले आपको बताएं तो ये जो सोल्यूशन बनेगा ये आइडियल बनेगा, जैसे कि सवाल में भी लिखा हुआ है, और आप एग्जांपल से भी इस बात को समझ लोगे, बेंजीन और टॉलिन, ठीक। तो लिखा हुआ द वेपर प्रेशर, द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट्स ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन। भाई जब वेपराइजेशन होगा तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो वेपर फेज होगा इसमें दोनों बेंजीन और टॉलिन के सेम अमाउंट होंगे, ऐसा लिखा हुआ है। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि भाई सेम रेट ऑफ वेपराइजेशन हो, क्योंकि अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो सेम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, बेंजीन का वेपर प्रेशर कहीं ज्यादा है टॉलिन के वेपर प्रेशर से। इसका मतलब बेंजीन जो है ये मोर वोलाटाइल है भाई, ये कैसा है, ये मोर वोलाटाइल है, ये ज्यादा वेपराइज होने की टेंडेंसी रखता है, इसका मतलब सेम टेम्परेचर पे ज्यादा वेपर प्रेशर है। तो इसका मतलब बेंजीन ज्यादा पाया जाएगा वेपर फेज में एज कंपेयर टू
एज कंपेयर टू टॉलिन। बात समझ रहे बच्चे? तो बेंजीन जो कि ज्यादा वोलाटाइल है, तो वेपर फेज ज्यादा वोलाटाइल कंपोनेंट में रिचर होता है। कहने का मतलब है वेपर फेज में मोर वोलाटाइल कंपोनेंट ज्यादा अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ था इक्वल अमाउंट, सो ए ऑप्शन मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। नॉट इनफ इंफॉर्मेशन इज गिवन टू मेक अ प्रिडिक्शन। चेक कर लेते हैं कि बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग बाकी इंफॉर्मेशन क्या सी और डी ठीक है या नहीं। लिखा हुआ द वेपर प्रेशर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। सो ऑफ कोर्स सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक बोल रहा है, क्योंकि मोर वोलाटाइल कंपोनेंट यहाँ पे आपका बेंजीन है, तो उसी के मोल्स या उसी के वेपर्स यहाँ पे ज्यादा बनेंगे और मोल फ्रैक्शन उसका ज्यादा होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, जबकि डी इसका जस्ट अपोजिट बोल रहा है, जो कि ठीक नहीं है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन को भी हम डिस्कार्ड कर देते हैं कि इतनी इंफॉर्मेशन तो थी कहीं ना कहीं जिससे ये पता लगाया जा सके कि वेपर फेज में कौन सा कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल होगा। ठीक बच्चों, ये रहा आपका अगला सवाल। बच्चों सवाल बहुत ही सीधा है और सिंपल है, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई आपका डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं।